हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीएस बाई सनाउर रहमान सर यूट्यूब चैनल पर। मैं सनाउर रहमान खान और आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका टॉपिक है मानव शरीर के अंग एवं उनसे संबंधित जो विज्ञान की शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन उन अंगों का करते हैं जिसके लिए एक स्पेशल या स्पेसिफिक ब्रांच बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मानव शरीर या जंतुओं के सबसे छोटी इकाई से हम लोग बात करेंगे। जैसे मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग। तो कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? साइटोलॉजी बोलते हैं, या इसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें सेल बायोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि ये साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों है इसके पहली बात तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर साइटोस शब्द जुड़ जाए तो इसका मतलब कि सेल की बात हो रही है। जैसे ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, साइट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग हो जाए तो तुरंत ये समझ लीजिएगा ये सेल की बात हो रही है। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में अंतर ये है कि ये पुरानी अवधारणा है और ये नई अवधारणा है। जैसे कि पहले जब हम लोग बीएससी करते थे तो साइटोलॉजी कोई एक अलग से पुस्तक या अलग से कोई एक कोर्स नहीं होता था, उसी बायोलॉजी में ही समाहित रहती थी। लेकिन अब नई नई अवधारणा आती गई और नए नए रिसर्च होते गए। उसी रिसर्च में अब एक नई ब्रांच निकल कर आई जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी बोलते हैं या कोशिका जीव विज्ञान बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि साइटोलॉजी ओल्ड कॉन्सेप्ट है और सेल बायोलॉजी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, नई अवधारणा है। तो साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। कोशिका की संरचना, कोशिका का रासायनिक संगठन, कोशिका की कार्यकी कैसे होती है, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा 1665 में 1665 में कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और इनकी खुद की लिखी किताब माइक्रोग्राफिया में इन्होंने डिस्क्राइब किया। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने कोशिका के बारे में लिखा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के पिता कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि उस समय इतनी तकनीकी डेवलप नहीं हो पाई थी, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी कि कोशिका को जीवित अवस्था में रखते हुए माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। जब तक कोशिका को डिटेक्ट करके बाहर निकाल कर रखा जाता था तब तक कोशिका की डेड हो चुकी थी। लेकिन बाद में आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक। तो दो तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन कंडीशन क्या होगी? उस समय उन्होंने जब कोशिका की खोज की थी तो कोशिका की डेथ हो चुकी थी। और लिविंग कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन
लीवेनहॉक। तो एग्जाम के क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए। अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है और पहला ही ऑप्शन अगर दे देगा रॉबर्ट हुक, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक जी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए रखेगा रॉबर्ट हुक, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब कोशिका से संबंधित एक एडवांस सवाल यह है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा है। कौन है? अरुण कुमार। मतलब भारतीय वैज्ञानिक वो कौन है जिन्होंने कोशिका विज्ञान पर बहुत ज्यादा काम किया है? तो अरुण कुमार शर्मा। इसीलिए अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस बात को आप लोग को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगले अंग पर अगर हम लोग पहुंचते हैं तो अगला अंग है केंद्रक। केंद्रक का मतलब अंग्रेजी में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कैरियोलॉजी भी बोलते हैं। कैरियोलॉजी क्या? केंद्रक विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा कि कैरियन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी हो, इसका मतलब कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रक की बात कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा, जब हम कोशिका की प्रकार पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? प्रोकैरियोट, तो कैरियन शब्द आया। दूसरा है यूकैरियोट, कैरियन शब्द आया इसमें कि नहीं आया? इसका मतलब कैरियन वर्ड डिनोटेड द न्यूक्लियस। कैरियन शब्द किसको प्रदर्शित करता है? केंद्रक को प्रदर्शित करता है। थैंक यू। अब अगला देखते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज और आपको नोट करते हैं, मिस हो जा रहा था। अगला पॉइंट है इसके केंद्रक। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कैरियोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। तो कोशिका हो गए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक हो गए। अब कोशिकाओं के समूह को, एक से अधिक कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऊतक मतलब टिश्यू, और टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, या इसको बोलते हैं हिंदी में औतिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टिश्यूज या ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औतिकी या हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले जेवियर बिसार्ट ने दिया था। जेवियर बिसार्ट ने दिया था। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जेवियर बिसार्ट हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान का या औतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेवियर बिसार्ट को कहा जाता है। और आपको पता है कि ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक जो है वो कोशिकाओं का एक समूह है जो एक सामान्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें मानव शरीर, तो मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अंग। अंग का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन
या अंगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, अंग से ही मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे एलिमेंट, जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, आपका एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, और देख ले अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, और बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी, इन सारे सिस्टम्स को मिलाकर हमारी बॉडी का बाल का अगर हम लोग देखें सबसे पहले कि बाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद हेयर्स इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। जैसे हम लोग एक बीमारी का नाम सुनते हैं जिसके शरीर पर या कंधों पर या उनके कानों पर अधिक बाल हो जाते हैं, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। तो ट्राइकोस वर्ड जहां पर आ जाए उसका मतलब ये होता है कि आपके हेयर्स की बात कही जा रही है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद हेयर्स इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आंखों की बात करते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग आंख का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद आइज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आंखों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। आपने सुना होगा हम लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं आंख के उस डॉक्टर को ऑप्थेल्मिस्ट बोलते हैं। बहुत सारी बीमारी भी आप लोगों ने सुना होगा जिसमें ऑप्थेल्मिस्ट शब्द आता है, जैसे जीरोप्थेल्मिया है ना। तो जीरोप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया वर्ड आया, ऑप्थेल्मिया मतलब क्या हुआ, आंख से संबंधित है। अगला जो है हमारा अंग वो है नाक। नाक नोज जो होता है वो विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग नोज का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग राइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद नोज, स्टडी ऑफ नोज इज कॉल्ड राइनोलॉजी। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग जुकाम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग राइनाइटिस। राइनोस वर्ड जो है वो नाक के लिए यूज किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील विद नोज इज कॉल्ड राइनोलॉजी। अगला है मुख, बक्कल कैविटी है ना। तो बक्कल कैविटी या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओरल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा या मुख। विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग मुख गुहा का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ओरोलॉजी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस डील विद ओरल कैविटी इज कॉल्ड ओरोलॉजी। अब उसी मुख गुहा में आपके दांत दिखाई देंगे, उसी मुख गुहा में आपको दांत दिखाई देंगे, और दांत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। अगला है आपका त्वचा। त्वचा जो है एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है डर्माइटिस, या आपने सुना होगा सफेद त्वचा रोग जिसको हम लोग ल्यूकोडर्मा। तो डर्मा शब्द जहां प्रयोग किया जाए वहां समझ लीजिए त्वचा संबंधी बात हो रही है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग त्वचा का अध्ययन करते हैं उसके डर्मेटोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है या त्वचा विज्ञान कहा जाता है। अगला कंसेप्ट और अगला टॉपिक है मांसपेशियां या मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मांसपेशी। मांसपेशी है क्या, सबसे पहले तो ये समझिएगा
तो अंतः कंकाल मतलब हड्डियों और बाह्य त्वचा के मध्य जो पदार्थ पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स या मांसपेशी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सार्कोलॉजी। अब देखिएगा, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब होता है कि मसल्स में दर्द हो रहा है। तो मायो वर्ड कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए इसका मतलब आप जान जाइए मसल्स की बात कर रहे। जैसे मांसपेशियों से युक्त एक अस्तर पाई जाती है हार्ट में, हृदय में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, मतलब वहां पर भी मसल्स है। तो मायो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको आप प्रदर्शित कर रहा है, मसल्स के लिए। अगला है आपका रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स उसको कहते हैं जिसमें रक्त बह रही होती है, एक निश्चित पाइपलाइन होती है जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग पाइप में प्रवाहित हो रही, बह रही होती है। तो इनका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। एंजियोलॉजी आज का बहुत ही कॉमन वर्ड है क्योंकि हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो गई है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के हार्ट ब्लॉकेज हो गए हैं, मतलब उनके ब्लड वेसल्स या वाहिनियां ब्लॉक कर जाती है, तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और ब्लड फ्लो को जो नापा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी। तो जहां पर एंजियो वर्ड अगर आपको दिखाई दे जाए इसका मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स से बात हो रही है। अगला है रक्त की बात करें, मतलब उसे रक्त वाहिनियों में जो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। और रक्त विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। हेमाटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। अब ब्लड में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड सॉलिड होता है। ब्लड में दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं, सॉलिड दूसरा लिक्विड। तो सॉलिड को अगर हम सेपरेट कर देंगे, हटा देंगे, तो उसमें लिक्विड वाला पोर्शन मिलेगा। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा या ब्लड सीरम। ब्लड सीरम का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद ब्लड सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। अब उसी रक्त को पंप करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन पाया जाता है हमारी बॉडी में जिसको हम लोग हृदय या हार्ट कहते हैं। और हार्ट का ब्रॉड स्टडी की जाती है। हार्ट, क्योंकि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिना हार्ट का हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। इसलिए विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। अगला है अस्थियां या बोन। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। इन सब हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के या बायोलॉजी के जिस अलग शाखा में किया, ब्रांच में किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो शब्द कहीं पर भी आ जाए तो आप जान जाइएगा कि बोन्स की बात हो रही है। हम आपको दो चार बीमारियों को एग्जाम्पल लेकर समझा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब हड्डी से संबंधित रोग हैं।
और इन सब संबंधित रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे, या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान बोलेंगे। उसके बाद आप कान को टच करें या नाक को टच करें तो यहाँ पर सॉफ्ट हड्डियां दिखाई देंगी। इन सॉफ्ट हड्डियों को उपास्थियां या कार्टिलेज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेजेस का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी या उपास्थि विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, अस्थि और उपास्थि दोनों अलग अलग शाखाएं हैं। अस्थि को हम लोग ऑस्टियोलॉजी और उपास्थि का अध्ययन हम लोग या कार्डिलेजेस का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, तंत्रिका तंत्र में सारी चीजें शामिल है, मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में फैले नर्व मतलब नसों का, इन लोगों को कलेक्टिवली मिलाकर ही तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं या तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। अब उस तंत्रिका तंत्र का एक भाग है मस्तिष्क या ब्रेन। ब्रेन जो है वो क्रेनियम में 8 हड्डियों से ढका हुआ एक बॉक्स के अंदर पाया जाता है, उसे हम लोग मस्तिष्क या क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग फ्रेनोलॉजी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस डी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र का अलग ब्रांच है और मस्तिष्क का अलग ब्रांच है। तो मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका मूत्र तंत्र या इसको हम लोग बोलते हैं यूरोलॉजी, यूरिन सिस्टम। मूत्र तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिन सिस्टम। और यूरिन सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग यूरोलॉजी कहते हैं। जैसे हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया कि वो कई अंगों से मिलकर बना है, उसी तरह से यूरोलॉजी भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे उसमें पेशाब की नली ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, ये सारी चीज़ें, पेशाब की थैली ले लीजिए, इन सब को मिलाकर हम लोग मूत्र तंत्र का निर्माण करते हैं, मतलब मूत्र तंत्र बनता है। और उस मूत्र तंत्र का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी बोलते हैं। अब इस मूत्र तंत्र में एक अंग शामिल है जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी या वृक्क। तो इनका एक अलग से ब्रांच है। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, चलिए, किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं वृक्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो ये रहे आपके शरीर के अंग और उससे संबंधित विज्ञान की शाखा जिसमें हम इन सब के अंगों का अध्ययन करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग जानिए, पहचानिए, इस पे अच्छी अच्छी बातें आपको हम जानकारी भरी चीज़ें उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए और जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।